दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। ऐसा लगता है कि देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है, शायद जिसकी कल्पना देश के नागरिकों ने नहीं की होगी। क्योंकि जिस तरह से गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में दृश्य नजर आया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संसद के लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से विपक्षी सांसद हमलावर नजर आए, उसके बाद ये बात तय चर्चा में आने लगी है कि क्या देश की राजनीति में अगले 4 महीने में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है, या यूं कहे कि क्या केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली है और इस यात्रा के दौरान जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और शहर दर शहर जिस तरह से वोट चोरी के आरोप को लोगों ने अपना मान के इस रैली में शामिल होना शुरू किया है, उसके बाद कई सवाल जिंदा हो गए हैं। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या 1947 में देश को मिली आजादी के बाद संसद में कभी ऐसा दृश्य देखने को मिला था जब किसी मौजूदा प्रधानमंत्री को विपक्षी सांसदों ने वोट चोरी का आरोप सामने आंखों में आंखें डालकर कहा हो। ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ, लेकिन गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में जो कुछ भी हुआ उसने न केवल आश्चर्य में डाला, बल्कि यह भी तय कर दिया कि आने वाले समय में देश की राजनीति बड़ी दिशा में या बड़े उलटफेर की तरफ बढ़ रही है। संसद के लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने उस समय एक अजीब सा नजारा पेश किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए सांसदों का अभिवादन स्वीकार करने की मुद्रा में प्रवेश किया, लेकिन दूसरी तरफ से जिस तरह से विपक्षी सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ इस तरह के नारे लगाए और यह नारा इतना गूंजा कि देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। इसके बाद राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने अभी एक दिन पहले ही एक बिल लाया है जिसमें प्रधानमंत्री, सीएम और जो मंत्री होंगे अगर वो 30 दिनों तक जेल के अंदर रहते हैं तो उनका पद स्वतः चला जाएगा। इसी बिल को राज्यसभा में पेश करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आए हुए थे। उन्होंने बिल भी पेश कर दिया और इस पर वोटिंग होनी थी और वोटिंग के बाद फैसला आना था, लेकिन उसी दौरान विपक्षी सांसदों ने तरीपार गो बैक का नारा लगाया। यह तरीपार गो बैक का नारा सीधे तौर पे अमित शाह के लिए था। आप सभी को याद होगा कि गुजरात दंगे के बाद अमित शाह को कुछ महीने जेल में बंद रहना पड़ा था और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी खास टिप्पणी की थी कि अमित शाह को राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें राज्य से बाहर रहना होगा। उस वक्त उन्हें तरीपार कर दिया गया था। उसी बात का जिक्र विपक्षी सांसद की तरफ से किया जा रहा था। ये देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा था जब मौजूदा सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को उन्हीं की संसद में विपक्षी सांसदों द्वारा वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा था और तरीपार कह के संबोधित किया जा रहा था। यह आम घटना नहीं है, या ये सिर्फ इस इतनी भर से चर्चा से नहीं रुक जाएगी कि विपक्षी सांसद का ये अधिकार है, वो बोल सकते हैं। सवाल ये है कि क्या इतिहास में इससे पहले जब कई बार आप समझ सकते हैं कि जब गुजराल थे प्रधानमंत्री या एच.डी. देवगौड़ा जैसे प्रधानमंत्री थे, पी.वी. नरसिम्हा राव को भी मान लेते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कमजोर थे, जिनके पास बहुमत नहीं था, उनके खिलाफ भी कभी भी विपक्षी सांसदों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इस समय जब प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में देश को संचालित कर रहे हैं और 240 के अलावा एनडीए के समर्थन से गवर्नमेंट चला रहे हैं, ऐसे समय में विपक्षी सांसदों द्वारा उन्हें वोट चोर गद्दी छोर और तरीपार गो बैक का नारा लगाकर जिस तरह से देश भर में एक अलग तरह की परिचर्चा छेड़ दी है, उस पर सवाल उठना जरूरी है। सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्षी सांसद यहां तक कैसे पहुंचे, क्योंकि आने वाले पिछले कुछ समय से जिस तरह से वोट चोरी को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से हमला किया जा रहा है, उसका सीधा सीधा जवाब न चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है और न ही सत्ता पक्ष की तरफ से।
खास करके सत्ता पक्ष की तरफ से चुनाव आयोग पे लगे आरोपों का जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है, उससे यह सवाल भी पैदा हो रहा है कि क्या चुनाव आयोग के प्रवक्ता के तौर पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब चुनाव आयोग से सवाल किए जा रहे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, सीएम क्यों बयान दे रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस बयान देते हैं, दूसरे बड़े नेता बयान दे रहे हैं, आखिर इसकी जरूरत क्या है? चुनाव आयोग से सवाल किया है तो चुनाव आयोग को जवाब देने का मौका देना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव आयोग पे कोई सवाल उठता है, उन्हें लगता है कि किसी विपक्ष ने उन पे हमला बोल दिया है और बचाव की मुद्रा में आकर वो बयानबाजी करने लग जाते हैं। ये मैसेज अब देश भर में फैल रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानों का जवाब क्यों दे रहे हैं, आखिर चुनाव आयोग क्यों खामोश है। दूसरी तरफ अगर बिहार में देखें तो जिस तरह से राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू हुई है 17 अगस्त से, वो अब तक जिस तरह का परिदृश्य देखने को मिला है, उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस कभी भी बिहार में मजबूत स्थिति में नहीं रही है, लेकिन जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है चुनाव आयोग पे और चुनाव आयोग का जो जवाब सामने आया है, उसके बाद से ऐसा लगता है कि पूरा बिहार कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। क्योंकि बिहार में राहुल गांधी की रैलियों में सैकड़ों लोग उमड़ कर सामने आ रहे हैं और ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें पैसे देकर लाया गया हो, 200-500 गिफ्ट देकर। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के नेता द्वारा उठाए गए सवालों के साथ खड़े होकर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव के सवालों के साथ खड़े होकर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट में नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो जो जनता है उनको पैसे देकर अपने सभा में बुलाए। ये सारे लोग स्वतः आ रहे हैं। तो सवाल कई तरह के हैं। इसके अलावा भी आखिर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ये माहौल क्यों बना? क्यों विपक्षी सांसद इतने हमलावर हो गए हैं? जो दो कार्यकाल बीते हैं, पहले के जो 2 कार्यकाल बीते हैं, उस दौरान कभी भी विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस तरह से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते कभी नजर नहीं आए। लेकिन इस तीसरे टर्म में ऐसा क्या हो गया कि आखिर प्रधानमंत्री के सामने ही वोट चोर गद्दी छोर का नारा लगाया जा रहा है? तो इसके पीछे की बैकग्राउंड जानना आपको जरूरी है। दरअसल हाल के दिनों में जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार भारत के खिलाफ बयानबाजी की और जिस तरह से बार बार भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया, उसके जवाब में भारत की तरफ से जब माकूल जवाब नहीं आया तो लोगों के बीच एक मैसेज गया, खास करके विपक्षी सांसदों के बीच एक मैसेज गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आभा वो अब नहीं रही जो पहले और दूसरे काल में हुआ करती थी। यानी वो आभा मिट चुकी है, वो दम मिट चुका है, वो गुरूर खत्म हो चुका है और वो दम्भ भी खत्म हो चुका है। इसी वजह से विपक्षी सांसद इस कदर हमलावर हो गए। खास करके जिस तरह से चाइना ने आंख दिखाया और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मात्र 2-3 दिनों में ही युद्ध खत्म करना पड़ा और युद्ध खत्म करने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में की। इसके बाद यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिर भारत और पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका का रोल क्या था? क्या ये दोनों सक्षम नहीं है जो सीज फायर की घोषणा कर सके, ये बता सके कि सीज फायर हमारा अपना निर्णय था? आखिर डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं इसकी जानकारी देने वाले? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जानकारी के बाद एक और दिलचस्प बात ये आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पूरी सरकार ने आज तक इसका खंडन नहीं किया, आज तक नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। इसी बीच जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पे पहले 25%, उसके बाद फिर से 25% यानी 50% का टैरिफ रेट लगा दिया है, उससे भारतीय बाजारों की स्थिति खराब हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में इससे भारी नुकसान हो सकता है और ये नुकसान यहाँ के आम नागरिकों के लिए बड़ी समस्या पैदा करेगा, क्योंकि इससे रोजगार खत्म होंगे, उत्पादन कम होगा, कंपनियां बंद होगी और इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ गई है और इसे विपक्ष ने अच्छी तरह से नोटिस किया है। इसी वजह से ये माहौल बना है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने ही संसद भवन में, जो नई संसद भवन बनी है, उसमें गद्दी छोड़ वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सुनना पड़ रहा है और तरीपार गो बैक का नारा सुनना पड़ रहा है
और इसी बीच जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मिलकर जिस तरह से एक नया बिल लाया है, उससे भी मौजूदा सरकार की मंशा साफ हो रही है कि वो किस तरह से विपक्ष को खत्म करने के लिए प्लानिंग में लगा हुआ है। ये सारी बातें अब विपक्ष के साथ जुड़ गई है और विपक्ष अब किसी भी तरह के भय से या आप डर से मुक्त हो चुका है और खुलकर कमेंट जो एनडीए सरकार है उसका विरोध कर रही है। ऐसे में आने वाले 3-4 महीने बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि ये जो नया बिल आया है उससे मौजूदा जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके लिए खतरा पैदा हो गया है। जैसे ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू हो, एमके स्टालिन हो या हेमंत सोरेन हो, इन सभी के कुर्सी जो है खतरे में है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के जो 16 सांसद है जिसके दम पे मौजूदा सरकार चल रही है, कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं। अगर ऐसा होता है और 16 सांसदों का समर्थन जो एनडीए सरकार से बाहर हो जाती है, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि नवंबर तक जब तक बिहार का चुनाव होगा, बड़ी उलटफेर देखने को मिल सकती है। यानी मौजूदा गवर्नमेंट गिर सकती है और मौजूदा गवर्नमेंट गिरने का सीधा मतलब है कि 232 सीटों पे जो इंडिया गठबंधन चल रही है उसकी सरकार बन जाएगी। इसकी संभावना लगातार बढ़ रही है, क्योंकि विदेश से ही नहीं देश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है और आने वाले दिनों में इसका कोई ना कोई बड़ा परिणाम जरूर सामने आएगा। तो इंतजार कीजिए, देखिए कि राजनीति में और क्या क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।